से माँ रमाबाई ने ये कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अपना बेटा पड़ा हुआ है। तो बाबा साहब ने कहा था कि ऐसे लोगों को वहां पर भेजा, और जब उनका बेटा गोलमेज सम्मेलन जब होने जा रहा था और उसमें हमारे हकों की बात होने जब जा रही थी, तो बाबा साहब का बेटा, मैं दलित समाज से संबंधित हूँ, ये बताने जा रहा हूँ आपको, क्यों हो सकता है वो बात नहीं हो, मैं जाकर जाति को बिलोंग करता हूँ और सीनियर रखता हूँ नेता पर, और मैं 2 दिन के लिए निकल जाता हूँ न्यायालय काम करने कमिश्नरी के अंतर्गत। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो हम बात करते हैं कहीं कहीं हमारी व्यवस्था में कमी है, इस व्यवस्था को सुधारेंगे नहीं हम तो उन शैतानों से जो 3.5% है, जो 10% है, उनसे कैसे लड़ा जाएगा। वो फॉर्मूला निकाल के दें जो इस बात को तय करते हैं कि हमें राजनीति में नहीं बोलना है, तो भाइयों बताओ हमें किस पर बोलना है। रही बात ये शिक्षा पर भी बात हो रही है, भारतीय ज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे बाबा साहब का जन्म हुआ, उदय हुआ 14 अप्रैल 1891 में, और वो महामानव जो दलित वंचित शोषित समाज का था, जिसने नारी को मान, दलितों को सम्मान और देश को संविधान दिया, उस महामानव ने उन विषम परिस्थितियों में, जिन परिस्थितियों में लोग रह नहीं सकते थे, पढ़ने का अधिकार नहीं था, हमको सुनने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं था, हमको वोट डालने का अधिकार नहीं था, वो अधिकार उस महामानव ने दिया। सबसे पहले तो हम उनको नमन करते हैं जिन्होंने हमारे हकों के लिए अपना सारा निशान करके और हमारी लड़ाई लड़ी, और दलित वंचित और पिछड़े समाज और अल्पसंख्यक समाज की लड़ाई करके हमको राष्ट्रीय ओबीसी महासभा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ममता राजपूत जी के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत, वंदन अभिनंदन आपका। और इस आंदोलन की लड़ाई को हम आरक्षण की बजाय आरक्षण के साथ साथ अगर हम इसका नाम सामाजिक न्याय और दे दें तो ये हमारे सभी समाजों के लिए बहुत बड़ी आवाज होगी। मेरे नौजवान मैं तो बात कहता हूँ, हमारे कुछ भारत में देश में कुछ ऐसे लोग हैं उनके पेट में बहुत दर्द होता है, आरक्षण के नाम से ही वो बहुत उत्तेजित हो जाता है कि सूद कमार जो भी कुछ है पसंदारी ये है काबिल के अधिकारी, कुछ जब इन्होंने शूद्र को पशु की श्रेणी में और स्त्रियों को भी, स्त्री सबल समाज की थी, उसको भी अधिकार नहीं था पढ़ने का, वो अधिकार बहुत सख्त बाबा साहब ने दिया था। इसलिए सबसे पहले मैं उनको नमन करता हूँ। उसी व्यवस्था के तहत सन 2090 80 89 तो केवल कई बार ध्यान में आता है कि केवल जो नई पीढ़ी आ रही है, बच्चे आ रहे हैं, केवल उनको ही शिक्षित बनना है। तो पहला कार्य शिक्षित बनने का ये है, एक पूर्व वक्ता ने कही थी बहुत अच्छी बात कि हमें संविधान को पढ़ना चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये है संविधान का मूल सिद्धांत, हमें शिक्षित बनना। दूसरा विषय है उसी में संगठित रहो, संगठित बनना। अब संगठन की बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, तो मैं संगठन के विषय पर 2 मिनट जरूर बोलना चाहूंगा कि जो संगठन है उसके प्रति हमारी कितनी श्रद्धा है। जिस ओबीसी महासंघ हमारा जो है, ये यहाँ पर हम बैठे हैं सभी लोग, सभी निश्चित रूप से जो सदन में बैठे हुए हैं वो बहुत ही श्रद्धा के साथ यहाँ आए हुए हैं। क्या इस तरह की हम बातें सुनने के बाद जो हमारे अंदर श्रद्धा डेवलप हो रही है, क्या ये निरंतर हमारे अंदर बनी रहती है? क्या मोर्चा के तहत आज एटा करुणानगर में तो आप प्रतिभाग करने आए हैं, तो क्या कहेंगे उसको लेकर? देखिए, स्वर्गीय बीपी मंडल जी के जयंती के शुभ अवसर पर आज इस एटा में कार्यक्रम है। मैं स्वर्गीय बीपी मंडल जी को याद करते हुए, आज उनकी जयंती है, पूरे देश को मैं बधाई देता हूँ, शुभकामना व्यक्त करता हूँ। उन्होंने देश में क्रांतिकारी काम किया। जब आदरणीय मोरारजी देसाई जी देश के प्रधानमंत्री थे, उस समय सबसे पहले पिछड़ा वर्ग आयोग लागू करने का काम बीपी मंडल जी ने किया था। और जो मंडल कमीशन बना, स्वर्गीय बीपी सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे तो मंडल कमीशन लागू करके 27% आरक्षण पिछड़ों को देने का काम किया गया। शैक्षणिक रूप से अगर संस्थानों में जो आरक्षण लागू हुआ वो कांग्रेस पार्टी की सरकार में आदरणीय अर्जुन सिंह जी जब मानव संसाधन विकास मंत्री थे तो उन्होंने इसको लागू करके 2006 में देश में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम किया था।
हम किसी से बदले की राजनीति की बात नहीं करते और ना हमारी किसी से लड़ाई है। हम बदलाव की बात करते हैं। आरक्षण हमारा अधिकार है, वो हमें मिलना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी निरंतर जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। आखिर ये सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रही है? जातिगत जनगणना होने से किसी की आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, राजनीतिक स्थिति क्या है, हर वर्ग, हर विषय पर एक चीजें खुल के सामने आएगी। बहस होगा, बहस के बाद उन लोगों पर विचार होगा और उनके लिए शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, खेतिहर किसानी के रूप में या संपत्ति के रूप में या बदलाव के रूप में क्या क्या उपाय करने चाहिए, सरकार वो कदम उठा सकती है। तो मैं समझता हूं जातिगत जनगणना हमारा मूल अधिकार है और ये होना चाहिए। आदरणीय राहुल गांधी जी संसद में भी उठा रहे हैं, सड़कों पर भी उठा रहे हैं। कल प्रयागराज में भी उन्होंने बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि ये सरकार 90% जो लोग हैं उनकी भावनाओं को सुनना नहीं चाहती। ये बताइए आखिरकार सरकार भाग क्यों रही है जातिगत जनगणना से? कल गृहमंत्री ये ने सवाल पूछा था तो उन्होंने बात की बात कहकर सुना दिया। देखिए, ये जो आरएसएस है संघ, ये कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनकी मानसिकता जो है वह सदैव हुक्मरानों की रही है, राजशाही रही है। सामाजिक न्याय की बात संघ की अवधारणा में कभी रहा ही नहीं और संघ पूरी तरह भाजपा पर दबाव बनाए हुए है और भाजपा उसकी आनुषंगिक संगठन है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी एक चेहरे के रूप में केवल पिछड़े हैं और पिछड़े के नाम पर जिस तरह आरक्षण में लूट हो रही है, चाहे वो नौकरी के क्षेत्र में 69,000 शिक्षक भर्ती का नौजवान आज भी सड़कों पर बैठा है, 5 साल से वो आंदोलन कर रहे हैं। उनके आंदोलन में हम लोग तमाम बार गए, सड़कों पर, सदनों में उस मुद्दे को उठाए। सरकार योगी आदित्यनाथ ने माना भी, कमेटी नहीं बनी, कमेटी ने सिफारिश भी किया, 6800 की सूची भी निकल गई, उसके बाद भी उनकी भर्ती नहीं हुई। और बाद में अब हाईकोर्ट के डबल बेंच ने भी ये स्पष्ट तौर से निर्देशित किया है। फिर भी सरकार अभी कहानी और मनगढ़ंत कई सारे तथ्य सामने ला रही है। उनके डिप्टी मुख्यमंत्री केशव मौर्य जी कुछ और कहते हैं, विधायक कुछ और कहते हैं, सरकार कुछ और कहती है, तो अभी उन्हीं में तालमेल का अभाव है। तो ये सरकार आरक्षण की डकैती डाल रही है, लूट रही है, लोगों के अधिकारों से उनको वंचित रखना चाहती है। इसलिए पिछड़ा वर्ग कार्यक्रम करके निरंतर लोगों को जागरूक करना, उनके उद्देश्यों के लिए उनको एकजुट करना और एक लंबी लड़ाई जो आज देश के सामने चुनौती है जातिगत जनगणना, उस विषय पर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मूवी खाई है और विपक्ष को एक संजीवनी मिली है, उनकी सीटें ज्यादा आने पर है, तो क्या भाजपा बैकफुट पे है इस लोकसभा चुनाव? देखिए, ये तो जनता का जनादेश है। हम जनता को धन्यवाद अर्पित करेंगे। और राहुल गांधी जी अक्सर इस बात को कहते हैं कि सदन में आपने ताकत दिया, इसलिए सरकार 4 महत्वपूर्ण बिल पर बैकफुट पर आई। चाहे वो एंट्री लेटर का मामला हो, चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो, या स्ट्रिंगर जो तमाम पत्रकार थे उनके लिए जो बिल लाने वाली थी उस पर बैकफुट पर आने का मामला हो। और अब इस सरकार को ये जातिगत जनगणना कराना पड़ेगा। ये देश की आवाज है, गांव की आवाज है, गरीब की आवाज है, पिछड़ों की आवाज है। ये सरकार भाग नहीं सकती। तो ये तो देश की जनता को धन्यवाद। और जिस तरह जनता हमें ताकत देगी, हम जनता के लिए लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे, उनकी आवाज बुलंद करेंगे। क्या डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के बीच में जो तनाव खिंचाव है, क्या लगता है कि प्रदेश की जनता इससे खुद कहीं ना कहीं दो चार हो रही है? देखिए, हम लोग बचपन में इस तरह की बहुत सारी कहानियां सुनते थे कि 2 भाई रहे और दोनों एक पार्टी में रहे, और जब वो कमजोर हो जाए पार्टी तो कभी इसके ऊपर कभी उसके ऊपर आरोप गढ़ते रहो, लड़ते रहो, ताकि जनता जो है इसी बीच में फंसी रहे। जैसे रोजगार की बात आज देश में नहीं हो रही है, पेपर लीक की बात नहीं हो रही है, महंगाई की बात नहीं हो रही है, महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न की कार्रवाई चल रही है या उनके साथ जो महिला अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, उस पर चर्चा नहीं हो रही है। जातिगत जनगणना पर कोई संवाद, कोई चर्चा नहीं है। चर्चा किस बात पर है कि संघ ने क्या कहा, मौर्य जी ने क्या कहा और
योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कोई चर्चा है नहीं इस देश में, प्रदेश में। तो मैं समझता हूं कि ये जो है एक शगुफा है लोगों को फंसाने का, उलझाने का, उनको केवल गुमराह करने की एक साजिश है। लल्लू सिंह जी उस पर की वफा दिखा दो